लाइफ में दो ही चीजें होती है, या तो आप जीतते हो या आप सीखते हो। बहुत बढ़िया, गलतियां करी, सीखे, उसके बाद यहाँ तक पहुंच। पहले अटेम्प्ट में फॉर ग्रांटेड लिया था कि कुछ ऐसा नहीं है, हुआ है, हो जाएगा। रियलिटी ने फिर मुंह पे तमाचा मारा। ऐसा नहीं होता सर, सिलेबस पूरा करने में ही 1.5 साल लगता है। 100 डेज का तो सर सिर्फ इंटरव्यू प्रोसेस है। हम यहाँ पर 3000 लोग इंटरव्यू प्रोसेस से गुजर रहे हैं। हमें किसी को भी नहीं पता कि हमारे साथ क्या होगा या नहीं होगा। ये जो प्रेशर है, ये सिर्फ पेरेंट्स का, फ्रेंड्स का, सोसाइटी का नहीं होता, एक खुद का भी होता है। प्रूव करना है, सेटल करना है अपने आप को। आपके अपने एम्बिशंस हैं, एम्स हैं, जितना हो सके लोगों से छुपा के रखो। कोई भी कितना भी पूछे कि क्या कर रहा है, तो घूमने गया था जी, कोचिंग वोचिंग जा रहे हो, आप पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, तफरी मारता हूँ, मौज मारता हूँ। आप वो सवाल नहीं पूछते आपसे आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त। जो उनकी आंखों में दिखता है ना, वो आंखों से पूछ लेते हैं। और हमेशा एक एक्सपेक्टेशंस का बोझ लेके चलना पड़ता है आपको। मेरे को कुछ ऐसा करना था लाइफ में कि मैं अपने माँ बाप को और अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने से जुड़े हुए 4 लोगों से के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। 2 फेलियर्स के बाद जो मैंने क्रैक किया था इस चीज को, तो वो ये है सर, रिवर्स थ्योरी लगती है इसमें सर स्वैट एनालिसिस में ऐसा होता है कि आपको सिर्फ ये नहीं देखना होता कि आपके कौन से क्वेश्चन सही हुए हैं। आपका फोकस उतना ही इस बात पे भी होता है कि कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। आपकी जो कंपटीशन है वो सिर्फ आपके साथ नहीं है ना। ऐसा नहीं है ना कि आप 70% मार्क्स स्कोर कर लो या 60% मार्क्स स्कोर कर लो तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। एग्जाम में ये है कि आप बाकियों के कंपैरेटिवली कितना कर। एवरेज स्टूडेंट की तरह ही रहा हूँ और मैंने एवरेज ही परफॉर्म किया है। मैं इतना कंसिस्टेंट नहीं था, इतना हार्ड वर्किंग नहीं था जितना मैं अब हूँ। लेकिन अभी जो नेक्स्ट लेवल कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्किंग इस एग्जाम ने मेरे अंदर डाल दिया है, इनबिल्ट कर दिया है, उस चीज ने मेरे को शायद यहाँ तक पहुंचा। एवरेज क्या, बिलो एवरेज भी कर सकता है। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हैं अंशु कुमार सर, जो इस वक्त यूपीएससी 2024 की इंटरव्यू देके निकल रहे हैं। सर से बात करने की कोशिश करूंगा कि ये इंटरव्यू कैसे गया, ये कौन सा अटेम्प्ट है और इनके ऑप्शनल पेपर क्या है, लैंग्वेज क्या है, प्लस जो इनकी स्टडी रही है यूपीएससी की, वो भी बात करेंगे। सर कैसा गया इंटरव्यू? सर बढ़िया गया, पर गया एज एक्सपेक्टेड। जितना प्रिपेयर करा था उसके अकॉर्डिंग नहीं गया, क्योंकि जो मॉक में होता है और एक्चुअल में होता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है सर। ओह हाँ, मतलब एज पर प्रिपरेशन सब कुछ जाए ये ज़रूरी तो नहीं है, बट हमें प्रिपेयर भी इस तरीके से किया जाता है मॉक में भी कि आप कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग, और हम हर चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए। बिल्कुल। सर आपकी लैंग्वेज क्या है, ऑप्शनल पेपर क्या है? सर लैंग्वेज इंग्लिश मीडियम ही था और ऑप्शनल पेपर सोशियोलॉजी था सर। ये कौन सा अटेम्प्ट है सर? सर थर्ड अटेम्प्ट। थर्ड अटेम्प्ट। और ये इंटरव्यू कौन सा है? फर्स्ट इंटरव्यू सर, फर्स्ट। इससे पहले कहाँ तक पहुँचे थे आप पीछे से? सर इससे पहले मैंने एक बार प्रीलिम्स में क्लियर नहीं हुआ है सर, और एक बार सिर्फ मेंस क्लियर हुआ था, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ सर। तो इस पर क्या चेंजेस किए आपने? लास्ट टाइम जो गलतियाँ हुई, गलतियाँ क्या की, हर कोई कोशिश करता है अच्छा करने का, बट कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, है ना? तो क्या गैप रहा था लास्ट टाइम जिसको आपने इस बार फिल किया? सर लाइफ में दो ही चीजें होती है, या तो आप जीतते हो या आप सीखते हो। बहुत बढ़िया सर, और इसके अलावा कुछ तीसरी चीज नहीं होती सर। तो गलतियां करी, सीखे, और उसके बाद यहाँ तक पहुंचे हैं सर। क्या गलतियां की और क्या सीखा फिर? सर एक तो फॉर ग्रांटेड लिया था सर, वेरी फर्स्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पहले अटेम्प्ट में फॉर ग्रांटेड लिया था कि कुछ ऐसा नहीं है, हुआ है, हो जाएगा। बट रियलिटी ने फिर मुंह पे तमाचा मारा और उसका सबक दिया, और फिर प्रोसेस फॉलो करा, हार्डवर्क को और इंक्रीज करा, और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है सर इस प्रोसेस में, क्योंकि बहुत लेंदी प्रोसेस है ये। कि 1 साल में, मतलब सोचते हैं लोग कि 1 साल में हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा, 1 साल में कोचिंग भी हो जाएगी, एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता सर, सिलेबस पूरा करने में ही 1.5 साल लगता है। और जो एग्जाम का खुद का फॉर्मेशन है और प्रोसेस है, वो आप खुद देखिए सर कि मई में ये प्रीलिम्स होता है, उसके बाद अगस्त सितंबर में, 1 साल के बाद 1 साल आप प्रिपेयर करोगे, अगस्त सितंबर में आपका मेंस होगा, उसका रिजल्ट आता है नवंबर दिसंबर तक। फिर इंटरव्यू शेड्यूल, जैसे इस साल सर 100 डेज तक इंटरव्यू चले, फ्रॉम 7th of January से 17th of April तक इंटरव्यू है सर। 100 डेज का तो सर सिर्फ इंटरव्यू प्रोसेस है। हमें किसी को भी नहीं पता, हम यहाँ पर 3000 लोग इंटरव्यू प्रोसेस से गुजर रहे हैं, हमें किसी को भी नहीं पता कि हमारे साथ क्या होगा या नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द अस आर स्टिल प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम ऑफ प्रीलिम्स, क्योंकि हमें कुछ श्योरिटी नहीं है कि इसके बाद क्या होगा। तो इस वजह से हम कभी भी श्योर होकर के बैठ नहीं सकते, काम डाउन नहीं हो सकते कि हो गया है हमारा, या फिर हमें ये भी नहीं पता होता कि नहीं हुआ। अगर ये भी पता चल जाए कि नहीं हुआ तो हम अगले टर्म की और अगले साइकिल के लिए प्रिपेयर कर सकें। और ये जो पूरी साइकिल है सर 18 मंथ की है, एटलीस्ट 18 मंथ की, तो ये बहुत एग्जॉस्टिंग होता है सर। और एक प्रेशर भी होता है पेरेंट्स की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से, जो जानते हैं कि यूपीएससी तैयार कर रहा है। इन चीजों को कैसे देखते हैं और ये जो प्रॉब्लम होती है, इससे कैसे बाहर आना चाहिए स्टूडेंट्स को? सर सबसे पहले आपने बहुत सही चीज पूछी मुझसे कि जो हर कोई फेस कर रहा है, और मैं इस चीज को अभी पीक पे फील कर पा रहा हूँ सर। ये जो प्रेशर है ये सिर्फ पेरेंट्स का, फ्रेंड्स का, सोसाइटी का नहीं होता,
एक खुद का भी होता है, क्योंकि सर प्रूव करना है। बहुत कुछ है सर, प्रूफ करना है, सेटल करना है अपने आप को, आपके अपने एम्बिशंस हैं, एम्स हैं सर। जैसे आपने जो सवाल पूछा ऑब्वियसली वो न्यू कमर्स के लिए या फिर जो लोग इस चीज में अभी एंटर कर रहे हैं या कर चुके हैं उनके लिए है। सर एक चीज है जो बहुत ऑड लगेगी आपको अगर मैं बताऊं तो, लेकिन सच्चाई है ना कि जितना हो सके छुपा के रखो सर। हाँ, जितना हो सके लोगों से छुपा के रखो, कोई भी कितना भी पूछे कि क्या कर रहा है, तो घूमने गया था जी, अच्छा, कोचिंग वोचिंग जा रहे हो, आप पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, तफरी मारता हूँ, मौज मारता हूँ, आप किसी को बताओ ही मत। जहां तक हो सके एंड मोमेंट तक छुपा करके रखो, क्योंकि जो ये प्रेशर होता है ना सर, उनकी आप वो सवाल नहीं पूछते आपसे, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, जो भी आपको जानते हैं कि क्या सा चल रहा है क्या, लेकिन जो उनकी आंखों में दिखता है ना वो आंखों से पूछ लेते हैं, और हमेशा एक एक्सपेक्टेशंस का बोझ लेके चलना पड़ता है आपको। सर ये बताइए घर में कौन-कौन है आपके फैमिली में, और ये जो कहाँ से आप बिलॉन्ग करते हैं? सर मैं दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ, मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली है, और घर में मेरे मम्मी पापा हैं, मेरा एक छोटा भाई है, मेरी एक बहन है, और वो मैरिड है, और उसका एक बहुत क्यूट सा बेटा है डुग्गू। अच्छा, पापा क्या करते हैं? पापा बिजनेसमैन है सर। बिजनेसमैन है। हाँ जी सर। कैसे आपको लगा, क्यों लगा कि आप एमबीए वगैरह करके कोई प्राइवेट कंपनी में जा सकते थे, है ना? कॉर्पोरेट बन सकते थे, बिजनेस में कोई एक्सेल कर सकते थे, यूपीएससी आने का क्यों सोचा आपने? सर जब से बॉर्न हुआ है तब से पूरा परिवार, नॉट ओनली माय फादर, अपार्ट फ्रॉम हिम माय अंकल, माय मैटरनल अंकल्स, ऑल आर डूइंग बिजनेस इन सर्टेन वे, in any such kind of small businesses. Some are doing very good in their life, but शुरू से बिजनेस इतना देखा है ना, बिजनेस की मतलब वो होता है ना आपका, जहाँ गले तक ऐसा भर गया, सैचुरेशन पॉइंट आ गया, यार कुछ अलग होना चाहिए। बिजनेस को लेकर के, तो फिर दूसरा ऑप्शन बचता है सर जॉब। तो एक प्राइवेट फर्म में जॉब और बिजनेस, तो फिर आप जब आपके पास ये दो चॉइस होती है तो फिर आप अपने आप सोचते हो कि बिजनेस ही ठीक है यार, एटलीस्ट एक अपने आप में मतलब टोन वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हो आप। और उसमें कुछ बिजनेस की सर एक और खासियत होती है कि उसमें अपर लिमिट नहीं होती सर, सैलरीड पर्सन की लिमिट होती है, लेकिन बिजनेस में कोई अपर लिमिट नहीं होती, इसलिए बिजनेस बेटर ऑप्शन लगता है मुझे, ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि अगर आपको वैसा ही कुछ करना है तो बिजनेस इज मच बेटर। लेकिन मैं इतना सैचुरेशन, मैंने बताया आपको कि मैं इतना देख चुका था कि मेरा सैचुरेशन पॉइंट आ चुका था बिजनेस को लेकर के, तो मेरे को बिजनेस तो नहीं करना था फिर सर। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ और ऐसा कुछ मेरी स्टोरी नहीं है, मैं नॉर्मल परिवार से हूँ, पापा बहुत मेहनत करते हैं, ये अलग बात है, लेकिन अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग करता हूँ, रहने खाने के लिए ठीक ठाक है, सब कुछ दिया हुआ, और पापा की मेहनत से, पापा की बदौलत से बहुत सही चलता है सिस्टम। तो मेरे को कुछ ऐसा करना था लाइफ में कि मैं अपने माँ बाप को और अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने से जुड़े हुए 4 लोगों से के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ, और कहीं ना कहीं समाज के लिए भी बहुत कुछ अच्छा करना चाहता हूँ मैं, वो मेरे मन में ही है। तो ये खुद से आपने अंदर, किसी ने कहा नहीं, खुद से आपको विचार आया कभी? मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में था तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज ही करनी है, और दैट टू यूपीएससी ही करनी है, और इसके अलावा और कुछ नहीं। सिविल सर्विसेज में बहुत सारे सर्विसेज हैं, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे करना है तो यूपीएससी ही करना है। यस सर। सर ये बताइए कि कोई कोचिंग की आपने या सेल्फ स्टडी? दिल्ली में रह रहे हैं, एक प्लस पॉइंट तो है ही है, ऑब्वियसली पूरे देश से लोग यहाँ पे आते हैं, बट आपने क्या कोई कोचिंग की, कैसे किया तैयारी, क्या पैरामीटर्स थे आपकी स्टडीज? ये सर मैंने कोचिंग करी है सर, प्रॉपर कोचिंग करी 2 साल तक, और उसके अलावा मैंने अभी रिसेंटली अलग अलग 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट से मॉक इंटरव्यूज के लिए भी हेल्प ली, और उससे पहले मींस के लिए भी मैंने टेस्ट सीरीज में भी बहुत हेल्प ली। और इसमें सर मेरे मेंटोर और मेरे दोस्तों का बहुत हाथ रहा, बहुत साथ रहा। हाँ, मेरे दोस्तों ने जो मेरा साथ दिया है उतना ही लगभग मेरे टीचर्स ने किया। ऑब्वियसली टीचर्स आपके हमेशा सुपीरियर रहते हैं, तो उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन टीचर्स के बाद इस जर्नी में पेरेंट्स और मेरे दोस्तों का बहुत ज़्यादा रोल रहा सर, और उनकी बदौलत ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ आज। सर जैसा कि आपने बताया आपने कोचिंग किया, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक मेंटोर हो तो काम चल सकता है बिना कोचिंग किए, सेल्फ स्टडी करके? सर जैसे अभी लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ आपसे इस सवाल का जवाब कि सर यहाँ से इंडिया गेट जाते हैं हम तीनों, आप, मैं और भाई साहब इंडिया गेट जाते हैं। सर जरूरी है हम तीनों एक ही रास्ते पे एक दूसरे के कदम को फॉलो करते हुए पहुंचेंगे? नहीं ना। अरे वाह, हम अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेकर के अलग अलग जरिए से जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो सर जर्नी सबकी अलग अलग हो सकती है सर, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, और किसी को कभी किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए, आपको सिर्फ लर्निंग्स लेनी चाहिए। मैं आपको एक मेथड या एक तरीका या अपनी जर्नी बता दूं, और कोई उसको एग्जैक्टली फॉलो करने की कोशिश करे और ये सोचे कि वो भी इतना सक्सेसफुल हो जाएगा, ये तो सर्टेन नहीं है सर।
ये जरूरी नहीं है और बहुत हद तक वो फेल होगा, क्योंकि मेरे तरीके मेरे लिए बनाए हैं मैंने, बहुत बढ़िया। और आप अपने लिए तरीके आप बनाओगे जो सिर्फ आपके लिए वर्क करेंगे। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता सर कि आप जो मैंने किया वो आप करो, सबका अलग अलग होता है सर। 2 फेलियर्स के बाद जो मैंने क्रैक किया था इस चीज को, तो वो ये है सर, रिवर्स थ्योरी लगती है इसमें सर। तो रिवर्स थ्योरी कुछ ऐसी है सर कि आपको प्री क्लियर करना है। तो प्री क्लियर करने के लिए क्या चाहिए सर? मार्क्स चाहिए, कट ऑफ क्लियर चाहिए, जो अप्रोक्सीमेटली 90 के आसपास आता है, बट मैं 100 लेके चलता हूँ, 50% मार्क्स चाहिए। तो सर मार्क्स कैसे आएंगे? तो जब क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्वेश्चन सही होंगे। तो क्वेश्चन सही करने के लिए क्या करना होगा सर कि क्वेश्चन सॉल्व करने होगी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कब होगी? जब आपका सिलेबस पूरा हो रखा होगा। तो सर रिवर्स पॉलिसी ये कहती है कि सबसे पहले सिलेबस पूरा करो। आप जिस भी जरिए से कर रहे हो, ऑफलाइन, ऑनलाइन, कोचिंग, सेल्फ स्टडी, डजंट मैटर। तो आपका, मैंने बताया, आपकी जर्नी है, आपका खुद का एक रास्ता होना चाहिए। उसके बाद सर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सिलेबस तो सबका पूरा हो जाता है और सिलेबस बहुत लेंदी है सर। सबसे बड़ी चीज कि वो खुद में ही ऑलमोस्ट 18 महीने लेगा, कम से कम 18 मंथ हाँ लेगा, अगर आप अपना सिलेबस ढंग से पूरा करना चाहते हो अलॉन्ग विद द ऑप्शनल। और जिनको लोग बहुत लाइटली लेते हैं, एथिक्स, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, जो कोर्स सिलेबस में काउंट नहीं करते लोग। तो कोर्स सिलेबस, क्योंकि हमारा सबका जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इसी को आप कोर्स सिलेबस समझ के करते हो, लेकिन ये सब उसके अलावा सीसैट, लैंग्वेज पेपर, एथिक्स और ऑप्शनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। और क्योंकि ये सबका इक्वल रोल होता है आपकी सक्सेस में, आपको यहाँ तक पहुँचाने में। तो उसके बाद क्या होता है सर कि जैसे आप यहाँ पर पहुँचते हो, उसके बाद आपको पकड़नी होती है प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। हाँ, एटलीस्ट आपको, मतलब सबका अलग अलग हो सकता है इसमें भी नजरिया। मेरे को ऐसा लगता है कि कम से कम एटलीस्ट 60 से लेकर के 100 के बीच में आपको मॉक टेस्ट पेपर लिखने होंगे कम से कम। लास्ट के 1 महीने आपको 2-2 घंटे के 2-2 मॉक्स तो लगाने चाहिए। 60 मॉक तो वैसे ही हो जाते हैं, बाकी आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह बहुत हेल्प करती है इन सब चीज़ों में। मॉक लगाने के बाद उसको हमें एनालाइज भी करना पड़ेगा, जहाँ हमें गलतियां हो रही है उसको रिविजिट करना, वो उन पॉइंट पे। वो तो आपको सब बहुत सारे टीचर अपने अपने तरीके से समझाते हैं, सबके अपने अपने सही तरीके हैं। स्वैट एनालिसिस जो है एक, जो मुझे मेरे टीचर्स ने सिखाया। ये स्वैट एनालिसिस क्या है बताइए? मुझे ये वर्ड मैंने पहली बार सुना है सर। स्वैट एनालिसिस में ऐसा होता है कि आपको सिर्फ ये नहीं देखना होता कि आपके कौन से क्वेश्चन सही हुए हैं, आपका फोकस उतना ही इस बात पे भी होता है कि कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं और कौन से जो क्वेश्चन सही हुए हैं उसमें ऑप्शंस क्या थे। अच्छा, आपको बाकी के 3 ऑप्शंस के बारे में भी उतना ही पता था जितना आपको एक ऑप्शन के बारे में पता था जो आपका सही हुआ है यार। क्योंकि जो आपने इस बार मॉक में लगाया है उसमें ये ऑप्शन 3rd सही है मान लेते हैं, लेकिन जो एक्चुअल पेपर आएगा उसमें ऑप्शन 2 सही हुआ, तो क्वेश्चन इस हिसाब से फ्रेम हुआ, तो आपको क्वेश्चंस के साथ साथ उतनी ही वैल्यू आपके ऑप्शंस के ऊपर भी देनी होती है। क्योंकि अगली बार जो आपके इस बार ऑप्शंस में है वो आपके क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा, और जो क्वेश्चन के फॉर्म में है वो ऑप्शन के फॉर्म में आएगा। तो आपको उस चीज के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। ओवरऑल पूरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में एक, जब आप देखते हो क्वेश्चन पेपर उसमें लिखा हुआ होगा कि उसमें सिर्फ 100 क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअल में आप जब चेक करोगे तो आपको नजर आएगा कि उसमें 100 क्वेश्चन नहीं है, उसमें 500 क्वेश्चन है। वाह, क्यों? और ऑप्शन जो है वो अपने आप में एक क्वेश्चन होता है सर। ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया। तो हमें आपके हिसाब से लग रहा है कि हमें ऑप्शन को भी देखना चाहिए, स्वैट एनालिसिस करनी चाहिए, रिविजिट करना चाहिए जिस पॉइंट पे आप स्टिक कर रहे हो। प्लस अच्छा एक चीज़ है, जैसे आप, मुझे लगता है कि शायद इसमें भी आप यही बात कहेंगे कि अपनी अपनी सबकी ओपिनियन होती है। सर ये बताइए, टॉपर्स के नोट्स होते हैं, टॉपर्स की इंटरव्यू भी होती है, बच्चे लोग सुनते हैं, उससे सीखते हैं, उनके टिप्स सीखते हैं। क्या टॉपर्स के इंटरव्यू, टॉपर्स के नोट्स, उनके हैंड रिटन नोट्स कहाँ तक फायदा पहुंचाते हैं आप एस्पिरेंट को? नहीं सर, बिल्कुल फायदा मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि उनको देखना यूजलेस है या वो सब कुछ किसी काम के नहीं होते, क्योंकि जब तक आप अपने ही एक ओन वर्ल्ड में रहोगे, वो होता है ना सर कुएं का मेंढक। तो सर जब तक आप ये सोचोगे कि मेरा सब कुछ सही है, मेरे नोट्स परफेक्ट हैं, मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है, मेरे आंसर राइटिंग स्किल अच्छी है, तब तक आप दूसरे को लेकर के कंपेयर नहीं करोगे, क्योंकि आपकी जो कंपटीशन है वो सिर्फ आपके साथ नहीं है ना। ऐसा नहीं है ना कि आप 70% मार्क्स स्कोर कर लो या 60% मार्क्स स्कोर कर लो तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। ऐसा है ही नहीं इस एग्जाम में। एग्जाम में ये है कि आप बाकियों के कंपैरेटिवली कितना कर रहे हो, क्योंकि आपके साथ आपका जो सिलेक्शन है वो कंपैरिजन बेसिस पर है, सेल्फ बेसिस पर नहीं है। आपकी खुद की इंडिविजुअल क्राइटेरिया के ऊपर जज नहीं कर रहे हैं आपको जज कर रहे हैं कि आपसे बेहतर हमारे पास कितने ऑप्शंस है। अंदर बोर्ड मेंबर्स ने मुझे इसी बेसिस पर जज किया होगा कि उनको मेरे से बेहतर कितने मिले, तो वो उनको जज करेंगे, या मैं कितनों से बेहतर हूं, इस बेसिस पर मेरा कई लोगों से बेहतर है। देखिए, मैं
पता चल जाता है, जिनसे बात करने के बाद पता चल जाता है कि सोनत सर आप में पोटेंशियल वो दिख रही है। मतलब एक सर की थॉट प्रोसेस मुझे बहुत ही अच्छी लगी। एक जो सोचने का जब बच्चे पढ़ते हैं ना, तैयारी करते हैं, तो उनमें एक अलग ही कला होती है, बोलने की, सोचने की, समझने की, सुनने की, हाउ टू आर्टिकुलेट द थिंग्स, है ना। एक लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए चीज़ों को लेके, वो चीज़ सर में नज़र आ रही है। सर ये बताइए कि आप 10th और 12th भी दिल्ली से करते, राइट? यस सर। कहाँ से किया था और आप एकेडमिकली कितने स्ट्रॉन्ग थे? नहीं सर, एकेडमिकली ऐसा मतलब मैं बहुत स्ट्रांग नहीं था अच्छा, कि कॉलेज तक भी मैं ऐसा बहुत स्ट्रांग मतलब एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में से रहा हूँ, ऐसा कभी भी नहीं था। मेरी जर्नी में कुछ उतार चढ़ाव भी आए। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने हर चीज़ में टॉप किया है, मैं ऐसा नहीं हूँ सर। मैं एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट की तरह ही रहा हूँ और मैंने एवरेज ही परफॉर्म किया है। हाँ, और हमेशा एवरेज मार्क्स की तरफ ही रहता हूँ। बस ये इस जर्नी में मैंने जो चेंज किया वो मेरे पास पहले नहीं था सर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इतना कंसिस्टेंट नहीं था, इतना हार्ड वर्किंग नहीं था जितना मैं अब हूँ। कंसिस्टेंट तो मैं बहुत ही कम था सर। मैं इतना कंसिस्टेंट तो मतलब कंसिस्टेंसी में तो मैं, आप ये समझ लो, आउट ऑफ 10 टू रेटिंग दे सकता हूँ मैं अपने आप को देता हूँ। अरे जितना मैं कंसिस्टेंट था बिफोर एंटरिंग इनटू दिस प्रोसेस यूपीएससी। हाँ, हार्ड वर्क कर लेता था, इतना नहीं, लेकिन अभी जो नेक्स्ट लेवल कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्किंग इस एग्जाम ने मेरे अंदर डाल दिया है, इनबिल्ट कर दिया है, इनकॉर्पोरेट करा है मैंने इस चीज को, वो उस चीज ने मेरे को शायद यहाँ तक पहुंचाया है। आखिर यूपीएससी में ऐसा क्या है जो इतना बड़ा बदलाव ला दिया आप में? सर वो बेसिक डिमांड है, एलिजिबल डिमांड है। ये एक वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो वो फॉर्म में नहीं लिखते, लेकिन हिडन होती है सर। जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस होती है ना, छोटा छोटा नीचे लिखा होता है, इसमें वो लिखते भी नहीं है। कंडीशन अप्लाई तुरंत। हाँ, तो वो कंडीशन अप्लाई ये लोग लिखते नहीं है। कभी भी फॉर्म में नहीं लिखा मिलेगा आपको कि आपको हार्ड वर्किंग और कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, लेकिन ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जो हर कोई कैंडिडेट जो यहाँ तक पहुंचा है या जिसने क्वालिफाई किया है वो आपको जरूर बोलेंगे करने के लिए। यानी सर एवरेज स्टूडेंट भी यूपीएससी कर सकते हैं? परसिवरेंस, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, 100% सर, है ना। कोई भी कर सकता है, एवरेज क्या बिलो एवरेज भी कर सकता है सर। सर जिस चीज के लिए आप यहाँ आए वो तो पूछा ही नहीं, इंटरव्यू कैसा गया, कौन कौन से सवाल थे सर? सर इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। सवालों में सर हर तरीके के क्वेश्चंस पूछे उन्होंने मुझसे। जो पैनल था काफी सही इंटरव्यू गया मेरा। उसमें उन्होंने एजुकेशनल बैकग्राउंड से, मेरे जीएस से क्वेश्चंस पूछे, फर्स्ट से मतलब डेफ से, यस सर, डेफ से क्वेश्चन पूछे, क्योंकि मेरे हॉबीज में मैंने क्रिकेट लिख रखा था। हाँ, तो उन्होंने क्रिकेट के ऊपर, और रिसेंटली जस्ट बिकॉज ऑफ क्रिकेट इज ऑन पीक इन आवर कंट्री, और वो एक अपने आप में रिलीजन है सर यहाँ पे। हाँ बिल्कुल। तो वो काम करा मेरे लिए, मैंने लिखा था और मैंने प्रिपेयर भी किया था, और उन्होंने काफी अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे। और उन्होंने एक रीसेंट क्वेश्चन पूछ लिया, रीसेंट मैच में, आईपीएल के मैच से रिलेटेड। हाँ, इंडिया पाकिस्तान मैच वाले? नहीं सर, रीसेंट आईपीएल के मैच से। हाँ, क्योंकि अभी वो चल रहा है और इसलिए शायद सर देखते होंगे, इसलिए उन्होंने पूछा होगा। और दूसरी चीज ये थी कि उन्होंने रूल्स के बारे में भी पूछा मुझसे कुछ। तो सही इंटरव्यू गया ओवरऑल। और एक चीज और है कि सर वो आंसर्स को लेकर के कभी भी मतलब कंसर्न नहीं होते। उनको, बोर्ड मेंबर्स को आंसर से लेना देना नहीं होता, इतना ज्यादा वो कंसर्न नहीं होते। वो कंसर्न होते हैं कि हाउ आई प्रेजेंट, हाउ आई काउंटर और हाउ आई प्रेजेंट दीज क्वेश्चंस, कि मैं करता, जो नहीं आता उसको कैसे टैकल करते हैं। जो आता है वो तो आप बता दोगे, लेकिन जो एक ऐसा होता है क्वेश्चंस के पार्ट भी होते हैं, तो क्या आप एक बार क्वेश्चन सुन के तीनों पार्ट्स के आंसर कर पा रहे हो या नहीं, और अगर 2 के कर पा रहे हो तो किस तरीके से कर रहे हो, और तीसरे को किस तरीके से छोड़ रहे हो, और जो क्वेश्चन नहीं आता उनको कैसे छोड़ रहे हो। पैनिक नहीं करना होता, बस ये बेसिक है, ये सबको पता होता है सर। तो हाउ यू आर रेटिंग योरसेल्फ एज पर टुडेज परफॉर्मेंस? कैसा लगता है सर सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से? आपके मेंस अच्छे गए होंगे उस हिसाब से भी सोच के। सर अगर सर मैं खुद को ही एनालाइज कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने बाकी सारे इंटरव्यूज नहीं देखे और मैं बाकी कैंडिडेट्स को नहीं जानता कि क्या है, और मैं अपने सबसे बड़ी बात मैं अपना जीएस का स्कोर नहीं जानता कि वो कितना है। तो उसके बेसिस पर सेटिस्फेक्शन तो अंदर से हो गया नहीं कि हाँ, अगर मैं सिर्फ उस पर्टिकुलरली इस एक इवेंट और इस एक प्रोसेस की बात करूँ इंटरव्यू की, तो आई एम सेटिस्फाइड, वेल सेटिस्फाइड कि हाँ मेरा बहुत अच्छा गया है। सर थैंक यू वेरी मच। ये सबसे ऑनेस्ट और सबसे बढ़िया इंटरव्यू हमें लगा, और मुझे क्यों लग रहा है कि सर का सिलेक्शन होगा, और जरूर सर कामयाब होंगे, क्योंकि इनमें हमें ईमानदारी झलकती है, इनमें एक सच्चाई दिखती है, इनकी बातों से बहुत कुछ मैंने भी आज सीखा है। सर गॉड ब्लेस यू, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आपको मैं हॉलीपेडियम देखना चाहता हूँ सर, और आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए सर। थैंक यू सो, थैंक्स। थैंक यू।